वेलकम गाइस टू द निशिल चैनल। इन दिस वीडियो ऑफ माइन ऑफ पीवाईक्यू सीरीज आज हम जो देखने वाले हैं वो 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो रिलेटेड होंगे अपने नेक्स्ट सिंक्रोनियस मशीन से। सिंक्रोनियस मशीन में भी क्या, अल्टरनेटर से। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 21st है, जिसमें हमें बोला गया है पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर ड्रिवन बाय कांस्टेंट प्राइम मूवर इनपुट कैन बी इट्स चेंज बाय इट्स। तो कहने का मतलब क्या है, हमसे ये बोल रहा है जो पावर फैक्टर है उसको हमें चेंज करना है। ठीक है, तो पावर फैक्टर किससे चेंज हो सकता है? तो पावर फैक्टर इज रिलेटेड टू रिएक्टिव पावर। ठीक है ना, रिएक्टिव पावर प्लस एक्टिव पावर। ठीक है, अब उसने बोला है मुझे कि कांस्टेंट प्राइम मूवर इनपुट, अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो ये मेरा एक्टिव पावर जो होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, ये कांस्टेंट है वो सिर्फ रिएक्टिव पावर पे डिपेंड करेगा, और रिएक्टिव पावर जो होती है मेरी सिंक्रोनस मशीन की वो एक्साइटेशन पे डिपेंड करती है। तो फील्ड excitation should be controlled to control power factor of alternator। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द पर यूनिट सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्स दिया हुआ है, जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया हुआ है 1.6 पर यूनिट दिया हुआ है, और पूछ रहा है आपसे शॉर्ट सर्किट रेशियो क्या होगा। तो देखो एक्स एस की बात करूं तो इस ये मेरा एक तो आर्मेचर रिएक्टेंस की वजह से जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो रिएक्टेंस कंसीडर करते हैं वो, और लीकेज रिएक्टेंस, इन दोनों का सम होता है। तो जब हम इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ते हैं सिंक्रोनियस मशीन में अल्टरनेटर का, तो वहां से हमें ये पता चलता है। तो हमें ये पर यूनिट में दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा है शॉर्ट सर्किट रेशियो। तो शॉर्ट सर्किट रेशियो बेसिकली क्या होता है, अगर जनरल डेफिनेशन बोले तो ये फील्ड करंट का रेशियो होता है, IF1 और IF2। IF1 जो होता है वो कौन सा करंट होता है जिसपे हमें रेटेड ओपन सर्किट वोल्टेज मिलती है, ये मुझे OCC से मिलता है। और मुझे IF2 क्या होता है जिसमें मुझे शॉर्ट सर्किट करंट मिलता है। तो IF1 जो मुझे मिलेगा वो किससे मिलेगा, OCC कैरेक्टरिस्टिक से। IF2 मुझे किससे मिलेगा, SCC से। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप SCR को समझ सकते हो। तो IF1 बाय IF2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्चुअल में क्या होता है, 1/x पर यूनिट। ठीक है, तो SCR क्या आएगा मेरा बेसिकली आखिर में 1/1.6 विच विल बी इक्वल टू 0.625 और अप्रोक्स 0.628। ठीक है, सो अवर डी इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा पड़ा है, ये रिलेशन याद रखना है, बट इससे पहले आपको ये जरूर याद रखना है, क्योंकि जरूरी नहीं हो एक्स पर यूनिट दे। तो आपको अगर OCC और SCC दिया हो तो उससे ऐसे निकालना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, वो बोले डैम्पर आर यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डैम्पर वाइंडिंग का यूज की बारे में बात कर रहे हैं। डैम्पर वाइंडिंग क्यों यूज होती है? तो डैम्पर वाइंडिंग का यूज होता है मोटर के केस में भी, सिंक्रोनस मोटर के केस में भी, और अल्टरनेटर के केस में भी। ठीक है, तो दोनों केसेस में इसका प्राइम पर्पस क्या होता है, हंटिंग को अवॉइड करना। हंटिंग क्या होती है बेसिकली, ओसिलेशंस होती हैं इसमें। ठीक है, तो ओसिलेशंस को अवॉइड करना। तो डैम्पर वाइंडिंग का प्राइम जो मोटिव रहता है दोनों केसेस में वो ही रहता है। दूसरा, मोटर के केस में ये स्टार्टिंग टॉर्क भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है, इसमें और कैसे बन सकता है, ऐसे भी बोल सकता है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताओ भाई सिंक्रोनियस मोटर के लिए कौन कौन से केस के लिए डैम्पर वाइंडिंग यूज होगी। तो डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग के लिए यूज होगी, हंटिंग के लिए यूज होगी, बाकी किसी चीज के लिए यूज नहीं होगी। ठीक है, वही अल्टरनेटर के केस में सिर्फ और सिर्फ ये मेरी हंटिंग को अवॉइड करने के लिए यूज होगी, क्योंकि अल्टरनेटर में प्राइम मूवर तो ऑलरेडी होगा ना उसको रोटेट करने के लिए। ड्राइविंग फोर्स तो अल्टरनेटर में है, इसलिए मैकेनिकल इनपुट रहेगा। ठीक है ना, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 20 kVA का 50 हर्ट्ज का सिग्नल फेज अल्टरनेटर है जी। फुल लोड करंट बोल रहा है 200 एम्पियर इज प्रोड्यूस ऑन द शॉर्ट सर्किट विद द फील्ड एक्साइटेशन 2 एम्पियर। यानी
जब मेरा आई एफ इस जनरेटर का जो डिटेल दिया हुआ है उस पर जब मेरा आई एफ 2 एम्पियर है तो मेरा शॉर्ट सर्किट करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी फुल लोड 200 एम्पियर, ये मेरा फुल लोड है, ठीक है ना। और इसी पे सेम एक्साइटेशन पे, यानी जो मेरे 2 एम्पियर है और इस पे मैंने शॉर्ट सर्किट की जगह ओपन सर्किट किया तो मेरे को ओपन सर्किट वोल्टेज कितना मिला, 400 वोल्ट, ठीक है। सो इधर से अपन क्या देखते हैं कि सेम फील्ड एक्साइटेशन पे जब मेरे को आईएससी और वीओसी दिया होता है तो इधर से मैं ZS निकाल सकता हूँ, सिंक्रोनियस इम्पीडेंस निकाल सकता हूँ, यानी आर ये निकाल सकते हैं अपन। तो ZS क्या आ जाएगा, VOC बाय ISC 400 बाय 202 ओम, ZS आ गया। इधर से पर इसने पूछा क्या हमसे, द वैल्यू ऑफ इट्स सिंक्रोनियस रिएक्टेंस XS, तो हमें R गिवन है 0.9, ZS हमने निकाल लिया है तो हम इधर से XS निकाल सकते हैं। तो XS क्या हो जाएगा, ZS का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 0.9 का स्क्वायर, 4 माइनस 0.81 अंडर रूट 3.19 which is approximately 1.79 ओम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इधर ध्यान बस ये चीज रखनी थी कि VOC बाय ISC का रेशियो को ZS देगा और फिर ZS मुझे पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है ना। ZS ये होता है मेरा, इधर से अपन निकाल सकते हैं। तो नंबर 25, तो इसमें क्या बोला है, ए सेलियंट पोल सिंक्रोनस मोटर, मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस रनिंग एट अ नो लोड, नो लोड पे वो रन कर रही है। सेलियंट पोल मेरा टाइप दिया हुआ है सिंक्रोनस मशीन का, ठीक है ना। सेलियंट पोल का टाइप दिया हुआ है, दूसरा बोल रहा है वो नो लोड पे रन कर रही है। अगर फील्ड एक्साइटेशन को जीरो कर दे तो मोटर का क्या होगा, कम टू स्टॉप कंटिन्यू, तो उस बेसिकली मोटर की स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनएस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर सेलियंट पोल की बात किया जाए तो ये टाइप का मशीन होता है जिसमें मेरा जो रोटर है वो मेरे उसके जो पोल्स हैं प्रोजेक्टिव टाइप रहते हैं कुछ इस तरीके के, ठीक है। ये 4 पोल मेरा रोटर हो गया, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से रहता है। तो इधर सिंपल सी बात ये है कि इसमें जो मेरी पावर होती है वो दो पावर होती हैं, एक तो होती है मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से, दूसरी मेरी होती है रिलक्टेंस पावर, ठीक है। तो अगर एक्साइटेशन जीरो होता है तो ये जीरो हो जाएगी, बट ये जीरो नहीं होगी, ये रहेगी, ये रहेगी। तो मेरी जो सेलियंट पोल मशीन है या मोटर है वो NS स्पीड पे रोटेट करती रहेगी, ठीक है। सो मेरा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब इस 26 क्वेश्चन की बात करूं तो वो बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैपेबिलिटी कर्व्स ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। तो इन चारों स्टेटमेंट को मुझे पढ़ना है और मुझे ये देखना है कि कौन सी चीज कैपेबिलिटी सिंक्रोनस जनरेटर की कैपेबिलिटी से रिलेट नहीं करती है, ठीक है ना। तो एमवीए लोडिंग जो होगी शुड बी अल्टरनेटर की शुड नॉट एक्सीड द जनरेटर रेटिंग, ऑब्वियस ही बात है। एमवीए लोडिंग जो होनी चाहिए वो जनरेटर रेटिंग से कम ही रहनी चाहिए, ठीक है, वरना ओवरलोड की कंडीशन आ जाएगी, जनरेटर ओवरलोड हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो सही कह रहा है। दूसरा पॉइंट वो कह रहा है कि द एक्साइटेशन द फील्ड करंट शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सीड अ स्पेसिफिक वैल्यू डिटरमाइंड बाय द फील्ड हीटिंग, ये भी ठीक कह रहा है, ठीक है। फील्ड करंट की भी लिमिट है भाई, इससे ज्यादा फील्ड करंट हम नहीं बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज हमारी वाइंडिंग डैमेज हो जाएगी, फील्ड वाइंडिंग। तीसरा मेगावाट लोडिंग जो एक्टिव पावर है, प्राइम मूवर की जो रेटिंग है उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ये भी ठीक है भाई, एक्टिव पावर का जो कंस्ट्रेंट है वो डिसाइड होगा मेरे प्राइम मूवर से, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट कह रहा है लोड एंगल मस्ट बी मोर देन, नो 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 नो, इट शुड बी लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड्स आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, व्हेन एन अल्टरनेटर इज डिलीवरिंग अ बैलेंस लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर, अल्टरनेटर है मेरा जो बैलेंस लोड को सप्लाई कर रहा है यूनिटी पावर फैक्टर पे, फेज एंगल बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट, ठीक है। लाइन वोल्टेज और लाइन करंट में फेज एंगल पूछ रहा है। तो बेसिकली अगर हम इसको
डेल्टा कनेक्टेड मानते हैं या स्टार कनेक्टेड मानते हैं, ठीक है, और स्टार कनेक्टेड ही लोड लेते हैं, तो बेसिकली ये आई एल जाएगा मेरा और ये हो जाएगा मेरा वी एल, ठीक है, ये मेरी लाइन वैल्यू और ये हो जाएगी मेरी फेज वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है वी फेज एंड आई फेज दोनों में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर बेसिकली पावर फैक्टर एंगल जो होता है वो इन दोनों के बीच का होता है, ठीक है। स्टार में लाइन वोल्टेज जो करती है वो ही हो जाएगी, लीड करेगी 30 डिग्री से, बट जो करंट होगा वो सेम होगा। सो बेसिकली इधर से अगर हम कंक्लूजन निकालें तो मेरी लाइन वोल्टेज जो है वो लीड करेगी आई एल बाय 30 डिग्री। सो बेसिकली फेज एंगल बिटवीन लाइन वोल्टेज, फेज एंगल पूछ रहा है तो सिर्फ हम 30 डिग्री आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज कंक्लूजन ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 is related to what is the value of load angle when the power output of the salient pole synchronous generator से related है, जो है मैक्सिमम होगा। तो हमें क्या बताना है, डेल की वैल्यू बताना है जिसकी जो मेरे सेलियंट पोल की जो पावर है ना वो मैक्सिमम हो। तो सबसे पहले अगर मैं पर फेज एक्टिव पावर की बात करूँ फॉर सेलियंट पोल टाइप, तो ई बी टी बाई एक्स डी डायरेक्ट एक्सिस reactance into में साइन ऑफ लोड एंगल प्लस वी ए स्क्र बाय 2 या वी टी स्क्र बाय 2 1 बाय एक्स क्यू डायरेक्ट एक्सिस की जगह पे क्वाड्रेटर एक्सिस की इनटू में साइन 2 डेल्टा। ये मेरा फॉर्मूला है जो आपको बहुत यूज होता है। सो ये मेरी जो पावर है ये मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है और ये मेरा रिलेक्टेंस पावर है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हमारी कंडीशन आती है कि मैक्सिमम हमें मिलेगी 90 से नीचे, पर 90 से नीचे किधर मिलेगी वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। सो ऑप्शन विल बी नन ऑफ दिस, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर वो इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि रिलक्टेंस की वजह से जो पावर है मेरी वो मैक्सिमम कब होगी, तो वो कब मैक्सिमम होगी जब मेरे साइन टू डेल्टा मैक्सिमम होगा, यानी साइन टू डेल्टा मैक्स होगा कितना, मतलब 1 के इक्वल, तो डेल्टा आ जाता है 45 डिग्री। उस केस में हम ये सी ऑप्शन लगा सकते थे अगर मैक्सिमम रिलक्टेंस पावर पूछता, बट ऐसा है नहीं, वो टोटल पावर पूछ रहा है तो वो 90 से कम होगी, अब ये नहीं पता कहाँ होगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 है रिलक्टेंस फ्लक्स डेंसिटी से रिलेटेड, वो पूछ रहा है एयर गैप में सिंक्रोनस जनरेटर में कब होगी। सो बी के बारे में पूछ रहा है, बी आर रिजल्टेंट का फ्लक्स डेंसिटी का बारे में पूछ रहा है, एयर गैप में लोएस्ट कब होगी जब मेरा शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के टाइम पे मेरी वोल्टेज जो होगी वो कम होगी, ठीक है। तो सॉलिड शॉर्ट सर्किट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, a synchronous generator is feeding a zero power factor lagging load at rated current, the armature reaction। so basically armature reaction पूछना चाह रहा है हमसे। so basically इसके लिए आपको क्या याद रखना है, जो मेरा इंड्यूस ईएमएफ होता है वो लैग करता है फ्लक्स बाय 90 डिग्री, ठीक है। सो ये मेरा अगर फ्लक्स है तो ये मेरा इंड्यूस ईएमएफ आएगा, ठीक है, बाय 90 डिग्री, ठीक है। और उसने बोला है कि जो मेरा लैगिंग लोड है जीरो पावर फैक्टर, तो लैगिंग क्या होगा, 90 डिग्री लैग करेगा यानी। सो आइए मेरा यहाँ आएगा 90 डिग्री लैग कर रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मेरा एमएमएफ होगा फील्ड वाला, इस डायरेक्शन में मेरा एमएमएफ होगा आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। तो ये बेसिकली इस वाले को जो है ये वाला अपोज कर रहा है ना, तो डीमैग्नेटाइजिंग नेचर हो जाएगा इसका। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो थ्रू। अगर मोटर का केस होता तो हम क्या करते, आईए से अपोजिट डायरेक्शन लेते एफ की, ठीक है। और अगर लीड का केस हो जाता बाई चांस तो मेरा इससे ईएस से इस तरफ बनता, ठीक है। तो एस पर केस जाना है हमें, मोटर का केस है या जनरेटर का केस है, लीड है या लैग है, ठीक है ना, हमें उस हिसाब से चलना है। दूसरा,
दूसरा ये चीज याद रखनी है कि हर केस में ये सेम रहेगा, दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी केस, तभी तो लेंस लॉ को सेटिस्फाई करेगा ये, ठीक है ना। तो ये तो हर फेजर के लिए है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, अल्टरनेटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द फीडर ऑफ 0.6 रेजिस्टेंस, द इंड्यूस्ड वोल्टेज of alternator is 0.5 IA. RA and RS are 0.1 and 0.2 respectively. Find the voltage boost by the generator when developing 500 ampere. ठीक है, तो बेसिकली हमें टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है, क्या रहेगी, तो VT निकालना है। और हमें ये भी बोल रखा है कि इंड्यूस जो वोल्टेज है वो कितनी है, 0.5 आई है, ठीक है ना। 0.5 आई है तो इधर से क्या आ जाएगा मेरा, VT जो मेरी टर्मिनल वोल्टेज है 0.5 आई ए माइनस EF, VT इज टू EF माइनस IA R में जितनी भी रेजिस्टेंस है वो आ जाएंगी। तो रेजिस्टेंस कौन कौन सी दी हुई है, तो मेरे सीरीज वाइंडिंग की और मेरे आर्मेचर की, इनटू में IA। तो VT इज टू 0.5 IA माइनस 0.1 प्लस 0.3 IA। VT is equals to 0.5 minus 0.3 IA, VT is equals to 0.2 IA, 0.2 इंटू में IA कितना दिया हुआ है मुझे 500, सो इधर से क्या आ जाएगा मेरा 100 वोल्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें अगर, तो वो पूछ रहा है कि रिलक्टेंस पावर किस में डेवलप होती है। तो ऑलरेडी मैंने अभी बताया कि सेलियंट पोल अल्टरनेटर में मेरे को रिलक्टेंस पावर मिलती है, जो कि मेरी इस फॉर्मूले से दी जाती है। तो मैंने दो कंपोनेंट बताया था, पहला कंपोनेंट बताया था EF VT बाय XS साइन डेल्टा। ये हम तब बोल रहे हैं जब मेरा RA नेग्लेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ XS की जगह XG आएगा। ये होती है मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। दूसरा मेरा रिलक्टेंस पावर होती है, जो होती है मेरी VT का स्क्वायर बाय 2 1 अपॉन क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस माइनस में 1 अपॉन डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस इनटू में साइन 2 डेल्टा, ठीक है। ये मेरी हो जाएगी रिलक्टेंस पावर, और ये हमको पूछी है, तो वी कैन आंसर इजिली कि सेलियंट पोल अल्टरनेटर में मिलती है। नॉन सेलियंट मतलब सेलियंट में नहीं मिलेगी, नॉन सेलियंट मतलब सिलेंड्रिकल में नहीं मिलेगी, स्क्वायर गेज में नहीं मिलेगी, ट्रांसफॉर्मर में तो यार हो ही नहीं सकती ना, वो तो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, रोटेशन तो वहाँ है ही नहीं, डायनेमिक्स है नहीं, स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर में भी नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा क्या रहेगा, सेलियंट पोल अल्टरनेटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि एक 230 वोल्ट 50 एम्पियर एनर्जी मीटर के बारे में। तो बेसिकली ये इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन अल्टरनेटर वाले में इस बुक में, बट ये एक्चुअली में मेरा मशीन से रिलेटेड नहीं है, ये मेरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, विच इज एनर्जी मीटर से। देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये। मीटर जो रन कर रहा है 2030 वोल्ट 230 वोल्ट 5 एम्पियर एनर्जी मीटर है, जो फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर पे रन कर रहा है, ठीक है। मेक 60 रेवोल्यूशन, 60 रेवोल्यूशन बना रहा है 360 सेकेंड्स के अंदर। और हमसे बोला गया है कि ये जो डिजाइन किया गया है डिस्क को, ये 520 रेवोल्यूशन करेगा पर किलोवाट आवर के लिए। तो ऐसे में इसका जो एनर्जी रिकॉर्ड हुआ है वो कितना हुआ है वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो एनर्जी है वो निकाल लेते हैं, 230 इंटू 5 इंटू के वी आई कोस पाई 1 इंटू में आर आएगा, टाइम आएगा, तो 360 सेकेंड्स है, तो 360 बाय 60 इंटू 60 बाय 1000, तो ये मेरा KWH में आ जाएगा। तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा, 115 इंटू में 10 की पावर -3। तो इतनी एनर्जी के लिए इसने 60 रेवोल्यूशन लिए हैं, ठीक है। कितने रेवोल्यूशन लिए हैं, 60। तो अब वो डिजाइन किया, क्या किया गया है, 520 रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, ठीक है, इसके लिए डिजाइन किया गया है उसको। तो ओवरऑल जो एनर्जी कंज्यूम हुई है वो कितनी में, वो हमसे ये पूछना चाह रहा है। तो बेसिकली अपना आंसर जो, ये तो एक्चुअल है,
ठीक है, जो ये निकला है ये तो एक्चुअल है, ठीक है, यानी इसको कह लो मेजर्ड या कह लो ट्रू, सॉरी मेजर्ड नहीं आएगा, दिस शुड बी ट्रू। अब हमें निकालना है रिकॉर्डेड, जिसको मेजर्ड कह सकते हैं। वो कैसे निकलेगा? बेसिकली वो निकलेगा इससे, 60 रेवोल्यूशन मान रहा है 360 सेकेंड, ठीक है, तो इतनी एनर्जी के लिए 60 रेवोल्यूशन मार रहा है, ठीक है, और उसको डिजाइन किए मतलब 60 रेवोल्यूशन मार रहा है, सो उसको 520 रेवोल्यूशन मारने चाहिए थे 1 किलोवाट के लिए। तो कहने का मतलब 1 किलोवाट आवर के लिए वो 520 रेवोल्यूशन मार रहा है, या मैं बोल लूँ 520 रेवोल्यूशन कब मारेगा वो 1 किलोवाट आवर के लिए। तो अगर वो 60 रेवोल्यूशन मार रहा है तो कितने किलोवाट आवर के लिए मार रहा है, इंटू में 60, तो इधर से आ जाएगा मेरा 3/26 किलोवाट आवर। और जब इसको सॉल्व करेंगे 3/26 को, तो ये मेरा अप्रोक्स आएगा 115.385 किलोवाट आवर। तो हमारा कुछ सिंपल इतना करना था ये पार्ट, ये मेजर ट्रू की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। हाँ अगर एरर पूछ लेता तो हमें पूरा करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे? क्योंकि लिए वो 520 बार घूमेगा जब मेरा 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुआ, वो घूमा 60 रिवॉल्यूशन, तो कितनी एनर्जी होगी? तो 520, यही तो होगी। तो सेम चीज मैंने नीचे करी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इसमें भी मेजरमेंट का क्वेश्चन है, 2 वॉट मीटर मेथड से रिलेटेड है। 2 वॉट मीटर मेथड कैन बी यूज टू मेजर पावर इन ना। तो पावर किस लिए यूज होता है? ये बेसिकली हमारे 3 वायर्स आ रहे होंगे, हम इसमें एक मेरी करंट कॉइल होती है सीसी जिसे कहते हैं, एक पोटेंशियल कॉइल होती है वॉट मीटर की, इन दोनों को यूज करते हैं। तो बेसिकली ये 3 वायर सिस्टम के लिए यूज होती है और 4 टर्मिनल होते हैं इसके। तो मेरा 3 वायर अनबैलेंस लोड के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। 4 वायर सिस्टम के लिए नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 2 वॉट मीटर मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम 2 वॉट मीटर का यूज करते हैं 3 फेज की पावर मेजर करने के लिए, 3 वायर सिस्टम की पावर मेजर करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सब खेल होता है पावर फैक्टर का। अगर 0.5 से कम है पावर फैक्टर, तो P1 P2 दोनों पॉजिटिव आएंगे। पावर फैक्टर अगर मेरा 0.5 के बराबर आ गया, तो P1 P2 में से P1 जो होगा वो मेरा टोटल पावर को डिनोट करेगा, और P2 हो जाएगा 0। और cos फाइव अगर ग्रेटर देन 0.5 चला गया, तो P1 मेरा पॉजिटिव रहेगा, P2 मेरा हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये केस याद रखना कि किस पावर फैक्टर कोरस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिल रहा है। तो फॉर द गिवन केस पावर फैक्टर इज 0.5, so the total power is measured by only 1 watt meter, and second power P2 will read 0 watt, ठीक है ना। क्वेश्चन 36, the reading of the watt meter connected is measured to the reactive power in a 3-phase circuit is given by 0 when the line वोल्टेज जो दी हुई है वो दी हुई है 400, और लाइन करंट जो है 15 एम्पियर। हमसे कोस फाइव पूछ रहा है सर्किट का। अगर रिएक्टिव पावर 0 है, इसका मतलब क्या, √3 VL IL sin phi is equals to 0। If these are given, it means it is only possible that reactive power 0 कब होगी, जब मेरा sin phi 0 हो जाएगा। sin phi 0 मतलब phi is equals to 0 डिग्री, और phi 0 होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जो पावर फैक्टर होगा, जो मेरा cos phi से रिप्रेजेंट करता हूँ 0, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। phi क्योंकि मेरा 0 है, so it will be the unity power factor for the given case, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 37, एन अल्टरनेटर इज सप्लाइंग अ लोड ऑफ 300 किलोवाट एट अ 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग, तो द पावर फैक्टर इज रेज्ड टू यूनिटी, हाउ मेनी किलोवाट कैन बी अल्टरनेटर सप्लाई फॉर द सेम केवीए लोडिंग, ठीक है। तो जब वो 300 किलोवाट सप्लाई कर रहा था कितने पे, 0.6 पावर फैक्टर लैग पे, तो एक्चुअल में उसका जो अपेरेंट पावर थी वो क्या हो जाएगी, 300 किलोवाट अपॉन में 0.6, यानी 500
kVA उसका एक्चुअल कैपेसिटी है। अगर वो और तो अगर वो यूनिटी पावर फैक्टर पे वो काम करेगा, सो इसका मतलब उसका जो P होगा वो S के इक्वल हो जाएगा, यानी 500 kV के इक्वल आ जाएगा। तो एडिशनल अमाउंट ऑफ कितनी पावर दे देगा, एडिशनल अमाउंट ऑफ पावर हो जाएगी P2 माइनस P1 विच विल बी 500 माइनस 300, 200 किलोवाट एडिशनल पावर इट विल सप्लाई। ठीक है ना। फॉर जस्ट हमारा जो है पावर फैक्टर जो है इंप्रूव किया हमने, और उसकी एक्टिव पावर सप्लाई की कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, आर्मेचर रिएक्शन इन अल्टरनेटर प्राइमरी इफेक्ट्स। आर्मेचर रिएक्शन किस चीज पर असर करती है? सो आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली कब आती है, जब जैसे जैसे मेरा लोड बढ़ता है वैसे वैसे मेरा आर्मेचर करंट बढ़ता है। आर्मेचर करंट का जो होता है अपना एक एमएमएफ प्रोड्यूस करता है, जिसको हम एफपीआर से रिप्रेजेंट करता है। ये मेरे फील्ड फ्लक्स को, जो मेरा मेन फील्ड फ्लक्स है, इसको दिक्कत देता है। तो इसको या डीमैग्नेटाइज कर देगा या इसको क्रॉस मैग्नेटाइज कर देगा, तो वो इफेक्ट आने लग जाते हैं। सो मेरे फील्ड फ्लक्स को दिक्कत देगा, और अगर मेरे फील्ड फ्लक्स हैम्पर हो रहा है तो वो बेसिकली मेरे इंड्यूस्ड ईएमएफ को इम्पेक्ट करेगा। तो प्राइमरी तौर पे तो ये मेन फील्ड फ्लक्स को इम्पेक्ट कर रहा है, और उसके बाद ये मेरे इंड्यूस ईएमएफ को, ऑप्शन में देखो रोटर स्पीड को इम्पेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। टर्मिनल वोल्टेज पर फेज को इम्पेक्ट करेगा, बट वो तब करेगा जब मेरा इंड्यूस ईएमएफ को इफेक्ट करेगा, और वो रिजल्ट में मेरे लेकर आएगा, तो उस पर भी असर नहीं पड़ेगा डायरेक्टली। फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्मेचर करंट, नो जी। जनरेटेड वोल्टेज पर फेज, दिस इज द राइट आंसर विच वी आर लुकिंग फॉर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। Question number 39 is basically synchronous impedance method of calculating voltage regulation of an alternator is otherwise called. So मेरे ना वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर की जब बात करूंगा ना, तो उसके चार मेथड पढ़ते हैं हम। एक तो पढ़ते हैं ईएमएफ मेथड, दूसरा पढ़ते हैं हम एमएमएफ मेथड, तीसरा पढ़ते हैं पोर्टियर ट्रायंगल मेथड, चौथा पढ़ते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड वाला। ठीक है, सो ईएमएफ में हम हर चीज को, जो मेरा एक्सएल है उसको भी ईएमएफ की तरह ट्रीट करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप की तरह। एक्सएआर को भी हम आई से इंटू करके वोल्टेज ड्रॉप की तरह ट्रीट करते हैं। तो जो वोल्टेज रेगुलेशन मिलती है ना, वो हमें ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू एक्चुअल वैल्यू, इसलिए इसको पेसिमिस्टिक मेथड कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक्चुअली ईएमएफ मेथड में ही हम सिंक्रोनियस इंपीडेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया था, Z S is equals to BOC by SC for a given field current. We have already studied this. So basically यहाँ से ही आता है। तो इसलिए सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड किसको कहते हैं? एमएमएफ। एमएमएफ ही मेरा पेसिमिस्टिक है, एमएमएफ मेथड जो होता है ऑप्टिमिस्टिक होता है, क्योंकि एक्चुअल से कम मेरा वोल्टेज रेगुलेशन बताता है। ठीक है, पोइटर ट्रायंगल में हम, इट इज द बेस्ट सुटेबल मेथड फॉर सिलेंड्रिकल, बिकॉज मोर एक्यूरेट वोल्टेज रेगुलेशन देता है, तो सिलेंड्रिकल टाइप के लिए बेटर ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो उसमें क्या बोल रहा था, एक्टिव पावर ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर कैन बी वेरीड मेनली बाय। सो एक्टिव पावर कैसे वेरी करते हैं सिंक्रोनस जनरेटर की? तो बेसिकली जो मेरा प्राइम मूवर है ना, वो मेरा जो पावर है वो मेरी यूजफुल पावर है, प्राइम मूवर पे जो मैं मैकेनिकल इनपुट दे रहा हूँ, तो वो मेरा एक्टिव पावर को कंट्रोल कर रहा है बेसिकली। और जो मेरा फील्ड एक्साइटेशन है वो मेरा मेनली रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करता है। इतना अपने को क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, सो वो एक्टिव पावर का पूछ रहा है, तो चेंजिंग द स्पीड ऑफ प्राइम मूवर विल इम्पैक्ट माई एक्टिव पावर। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 40 मेरा समाप्त हुआ, और इसी के साथ मेरे आज की वाली वीडियो के 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम बेसिक्स के नेक्स्ट 40 क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए आपको मैं बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ है वो इसके कमेंट सेक्शन में मिलेगी आपको। ठीक है, आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और होप आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको हेल्प हो सके। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग गाइस।